अध्याय 15 लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 73। डलहौजी की हड़प नीति के बारे में बतलाइए, अथवा डलहौजी की हड़प नीति का वर्णन कीजिए। इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी था। उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए। अंग्रेजी राज्य को विस्तृत करने के लिए जो भी तरीका संभव था, उसने उसे अपनाया। जो तरीके उसने अपनाए वे निम्नलिखित थे। पहला, युद्ध के द्वारा, जैसे पंजाब और बर्मा। दूसरा, भारतीय नरेशों के कुशासन के आधार पर उनके राज्य, पद, पेंशन आदि छीनकर, जैसे अवध, तंजौर, कर्नाटक, बरार आदि। तीसरा, गोद की प्रथा की अस्वीकृति के आधार पर, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, जेतपुर, संभलपुर आदि। भारत में प्रत्येक हिंदू को परंपरा और धर्म के अनुसार यह अधिकार है कि यदि अपनी कोई संतान न हो तो वह किसी भी लड़के को गोद ले सकता है, जिसे प्रत्येक प्रकार से उसका उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता है और जिसे अपने पिता की भांति की प्रत्येक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार को उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाते हैं। उसे प्रत्येक प्रकार से गोद लेने वाले पिता की संतान स्वीकार किया जाता है। अंग्रेजों ने भी प्रारंभ में इस अधिकार को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया था, परंतु कुछ समय पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी इस नीति में परिवर्तन कर दिया। उसने घोषणा की कि अधीनस्थ राज्यों के नरेशों को किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले अंग्रेज सरकार की स्वीकृति लेनी चाहिए। अंग्रेज सरकार अपने उपर्युक्त अधिकार का व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार प्रयोग करेगी, यह स्पष्ट नहीं था। अनेक अवसरों पर उसने नरेशों के बच्चा गोद लेने के अधिकार को पूर्णतः स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ अन्य अवसरों पर उसने नरेशों के बच्चा गोद लेने के अधिकार का विरोध किया। 1837 ईस्वी में इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया, परंतु कोई निर्णय न हो सका। जून 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय हिंदू रियासतों को 3 भागों में बांटा। पहला, स्वतंत्र। वे रियासतें जो कभी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थी और न ही कर देती थी। दूसरा, अधीनस्थ। वे भारतीय रियासतें जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, किंतु अब वे अंग्रेजों के अधीनस्थ थी। तीसरा, आश्रित। वे रियासतें जो अंग्रेजों ने सन 2 द्वारा स्थापित की थी अथवा पुनर्जीवित की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, प्रथम श्रेणी की रियासतों के गोद लेने के मामले में हमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दूसरी श्रेणी की रियासतों को गोद लेने के लिए हमारी अनुमति परमावश्यक है। हम गोद लेने से मना कर सकते हैं, किंतु प्रायः हम अनुमति दे देंगे। किंतु तीसरी श्रेणी की रियासतों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डलहौजी यह स्वीकार करता था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए उसके दत्तक पुत्र को अनुमित है, किंतु गद्दी पर अधिकार के लिए इसे अनुमित नहीं है। उसके लिए सरकार की अनुमति परम आवश्यक है।
सरकार दूसरी और तीसरी श्रेणी के राज्यों को गोद लिए पुत्र को गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देगी और उन पर अंग्रेज सरकार का अधिकार हो जाएगा। डलहौजी ने उपर्युक्त अवस्थाओं में गोद लेने के अधिकार के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा अपहरण या हड़प के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका यह तर्क था कि जो शक्ति अधिकार देती है वह ले भी सकती है। उसने इस सिद्धांत के आधार पर निम्न राज्यों का अपहरण किया। पहला, सतारा। सतारा इस सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य था। राजा अप्पा साहिब के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने मृत्यु के पूर्व कंपनी की अनुमति के बिना एक पुत्र गोद ले लिया था। डलहौजी ने इस गोद लिए पुत्र को मान्यता नहीं दी और इसे आश्रित राज्य घोषित करके इसका विलय कर दिया। दूसरा, संभलपुर। संभलपुर राज्य के राजा नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था और वे कोई दत्तक पुत्र भी नहीं बना सके। इस राज्य को डलहौजी ने 1849 ईस्वी में विलय कर दिया। तीसरा, झांसी। 1853 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र न था, अतः उसने आनंद राव को गोद ले लिया और अंग्रेजों से उसने उत्तराधिकार स्वीकृत करने की प्रार्थना की। लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ की गई संधि के अनुसार झांसी नरेश को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने उस संधि की अवहेलना करके झांसी के उत्तराधिकारी को अस्वीकृत कर दिया और 1853 ईस्वी में उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसका यह कार्य अत्यंत अनीतिपूर्ण था। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई ने इस अनीति एवं अपमान का बदला तलवार से लिया। चौथा, नागपुर। नागपुर के मराठा राज्य का क्षेत्रफल 1,28,000 वर्ग किलोमीटर था। 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भोसले परिवार से एक शिशु रघोजी तृतीय को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था। सर रिचर्ड जेनकिंस ने 1830 ईस्वी तक उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया और उसके वयस्क होने पर शासन उसको सौंप दिया। राघोजी के कोई पुत्र न था, अतः उसने पुत्र गोद लेने के लिए अंग्रेजों से आज्ञा मांगी, किंतु अंग्रेजों का उत्तर मिलने से वो पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने के कुछ क्षण पूर्व ही उसने अपनी रानी को यशवंतराव को गोद लेने की राय दी। मृतपति की आज्ञानुसार विधवा रानी ने यशवंतराव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अंग्रेजों से उसके अनुमोदन की प्रार्थना की, किंतु लॉर्ड डलहौजी का मंतव्य तो कुछ दूसरा ही था कि औचित्य तथा नीति के विचार को उसने तिलांजलि दे दी। उसने यशवंतराव के उत्तराधिकारी को अस्वीकृत कर दिया और नागपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा की निजी संपत्ति भी कंपनी ने यह कहकर ले ली कि वह जो राज्य की आय से है खरीदी गई थी। भोसले के महल को लूटा गया। रानियों के आभूषण और राजप्रसाद का सामान बेचकर लगभग 2 लाख पौंड प्राप्त किए गए। पांचवा, कुछ अन्य राज्यों पर अधिकार। अपर्युक्त आधार पर ही डलहौजी ने जेतपुर, उदयपुर तथा बरार को भी अपने राज्य में मिला लिया। इन राजाओं के राज्यों के कोई संतान नहीं थी, अतः
उत्तराधिकारी के अभाव में इन राज्यों पर अधिकार कर लिया गया। हंटर व अन्य अनेक यूरोपीय विद्वानों ने डलहौजी के व्ययगत के सिद्धांत को उचित बताया है। डब्ल्यू हंटर ने व्ययगत के सिद्धांत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। 1. इस सिद्धांत के द्वारा राजाओं द्वारा पुत्र के गोद लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। गोद लिए गए पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाना प्रतिबंधित किया गया था। 2. ब्रिटिश प्रशासन सक्षम था, अतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने से राज्यों की स्थिति सुधरती। 3. राजाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। 4. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने व शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। किंतु अधिकांश इतिहासकारों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। ऐसे विद्वानों में प्रमुख केय, स्लीमेन व अनेक भारतीय इतिहासकार हैं। इन विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। पहला, डलहौजी को राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इससे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं पर भी आघात हुआ। दूसरा, कुशल शासन व्यवस्था के नाम पर अन्य राज्यों पर अधिकार कर लेना असंगत था। तीसरा, राज्य राजा के पुत्र को उत्तराधिकारी में मिलता था, अतः गोद लिए गए पुत्र भी राज्य ग्रहण करने के अधिकारी थे। चौथा, मराठों में व्ययगत का सिद्धांत प्रचलित अवश्य था, किंतु इसको कभी भी कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया गया। पांचवा, डलहौजी ने सभी राज्यों पर, चाहे वे आश्रित थे अथवा नहीं, इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न किया। इस सिद्धांत के द्वारा डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का तो विस्तार कर दिया, किंतु इन रियासतों में वह कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित न कर सका। परिणाम स्वरूप सभी राज्यों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। इसके अतिरिक्त इस नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि रियासतों को अंग्रेजी नीति का विश्वास न रहा था। उनमें यह भय उत्पन्न होने लगा कि अंग्रेजी सरकार किसी भी राज्य का इस सिद्धांत के द्वारा विलय कर सकती है। अतः यह सिद्धांत हुआ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक कारण बना। डलहौजी की हड़प नीति का मूल्यांकन। पहला, प्राचीन परंपरा की समाप्ति तथा लूट। जब से कंपनी ने भारत में राज्य विस्तार करना आरंभ किया था, तब से कंपनी ने बार बार भारतीयों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की ही नहीं वरन उनके जातीय कानून और धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों इत्यादि की रक्षा करने और उनका सम्मान करने का आश्वासन दिया था। हिंदुओं में पुत्र गोद लेने की प्रथा बहुत प्राचीन थी और वह बड़ी धूमधाम से और धार्मिक कर्म कांड के अनुसार ही मनाई जाती थी। मुगलों और पेशवाओं के अधीन उत्तराधिकारी को स्वीकृति के लिए केवल नजराना ही देना होता था। लॉर्ड डलहौजी ने एक मृतप्राय रिवाज को पुनर्जीवित किया और उसका साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया। अपहरण का सिद्धांत चार्ल्स प्रथम के व्यक्तिगत शासन के दिनों में सामंतशाही के करों को पुनः लागू करने के समान न्याय के नाम पर लूटमार का एक साधन मात्र ही था। दूसरा, आश्रित रियासतों तथा संरक्षित मित्र रियासतों का भेद काल्पनिक। आश्रित रियासतों और संरक्षित
मित्र रियासतों का भेद एक काल्पनिक भेद था और केवल बाल की खाल उतारने वाली बात थी। झगड़े वाले मामलों में कंपनी अथवा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय माने जाते थे। कोई उच्चतम न्यायालय नहीं था जो इन प्रश्नों पर निष्पक्ष निर्णय दे सके। तीसरा, प्राचीन परंपराओं को तोड़ना तथा साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित। लॉर्ड डलहौजी ने प्रायः परंपराओं को तोड़ा और बहुत से अवसरों पर साम्राज्यवादी भावना को ही उसने अपना पथ प्रदर्शक माना। ली वार्नर जैसे व्यक्ति भी यह स्वीकार करते हैं कि सतारा और नागपुर के मामलों में वह साम्राज्यवादी भावनाओं द्वारा ही प्रेरित हुआ, क्योंकि ये दोनों रियासतें मुंबई, मद्रास और मद्रास कलकत्ता के बीच संचार व्यवस्था में रुकावट डालती थी। चौथा, विलय करना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के विलय की आज्ञा नहीं दी और इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने बराबर और उदयपुर राज्य वापस कर दिए थे। डलहौजी विलयवादी था। उसने अपहरण का सिद्धांत आक्रामक उद्देश्यों के लिए किया। यदि अवध जैसा प्रदेशों में अपहरण का सिद्धांत लागू नहीं हो सका तो उसने अच्छे प्रशासन की आड़ लेकर प्रदेश का विलय कर लिया। देशी राजाओं का विचार था कि उनके प्रदेश अपहरण के सिद्धांत के कारण नहीं विलय किए गए, अपितु नैतिक अपहरण के कारण। P.E. रॉबर्ट्स के कथनानुसार कारण कुछ भी रहे हो, स्थानीय राजा यह विश्वास करने लगे कि सभी राज्यों का अस्तित्व खतरे में है और उनका विलय हो जाना केवल समय का ही प्रश्न है। डलहौजी के कार्यों से उसकी नीति का आभास ही नहीं मिला, अपितु उसने यह सिद्ध भी कर दिया था कि अपहरण का सिद्धांत डलहौजी के साम्राज्यवाद को और जिसकी लाठी उसकी भेष के कथन को सिद्ध करता था। डलहौजी की हड़प नीति के कारण अंग्रेजी राज्य का काफी विस्तार हुआ और इसकी शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई, किंतु दूसरी ओर डलहौजी की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण देशी राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए व जनता में घोर असंतोष छा गया। डलहौजी के समय में तो शांति रही, किंतु उसके जाते ही विस्फोट हुआ जिसने ब्रिटिश राज्य की नींव को हिला दिया। 1857 ईस्वी में हुई क्रांति उसकी हड़प नीति का परिणाम थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 74। डलहौजी के शिक्षा संबंधी सुधारों को लिखिए। उत्तर। डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए। पहला, जिलों में सरकारी तथा सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों की स्थापना की गई। दूसरा, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तीसरा, यांत्रिकी शिक्षा के लिए रुड़की में तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कलकत्ता में महिला कॉलेज की स्थापना की गई। चौथा, कृषि शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता में कृषि कॉलेज की स्थापना करना था। पांचवा, प्रत्येक जिले में शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई तथा प्रत्येक विभाग में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख एक डायरेक्टर था। प्रश्न 75। डलहौजी के सैनिक सुधारों को लिखिए। उत्तर। डलहौजी ने सैनिक क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किए। पहला, उसने कलकत्ता के स्थान पर मेरठ और अंग्रेजी तोपखाने का प्रधान केंद्र बनाया। दूसरा,
सेना का मुख्यालय भी कलकत्ता के स्थान पर शिमला को बनाया गया। इस समय यह भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका था। तीसरा, पंजाब में एक अनियमित सेना का गठन किया गया जो सीधे पंजाब प्रशासन की अधीनता में थी। चौथा, गोरखा रेजिमेंटों की संख्या बढ़ाई गई। प्रश्न 76, भारतीयों की पराजय के कारण लिखिए। उत्तर, भारतीयों की पराजय के कारण। पहला, भारतीय नरेशों की आपसी फूट। दूसरा, भारतीय नरेशों की घटिया कूटनीति। तीसरा, भारतीय नरेशों की नाविक दुर्बलता। चौथा, भारतीय नरेशों की घटिया रणनीति। पांचवा, जनता की उदासीनता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला, द्वितीय बर्मा युद्ध न तो मूलतः और न ही व्यावहारिक दृष्टि से ही न्यायपूर्ण था। यह कथन किसका था? अ. अर्नाल्ड, ब. डलहौजी, स. क्राउन, द. ब्राइट। दूसरा, डलहौजी के समय झांसी का राजा कौन था? अ. नारायण सिंह, ब. गंगाधर राव, स. अप्पा साहिब, द. तात्या टोपे। तीसरा, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का अपहरण किया? अ. झांसी, ब. सतारा, स. अवध, द. नागपुर। चौथा, कारण कुछ भी रहा हो, स्थानीय राजा यह विश्वास करने लगे थे कि सभी राज्यों का अस्तित्व खतरे में है। यह कथन किसका था? अ. लॉर्ड मेकाले, ब. पी.ई. रॉबर्ट्स, स. डायसी, द. डलहौजी। उत्तर, पहले का अ, दूसरे का ब, तीसरे का स, चौथे का ब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लॉर्ड डलहौजी भारत में सन देश में गवर्नर जनरल बना। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी अपनी देश के कारण प्रसिद्ध हुआ। तीसरा, संभलपुर राज्य को डलहौजी ने सन देश में ब्रिटिश हुकूमत में विलय कर लिया। चौथा, झांसी का विलय डलहौजी ने सन देश में किया। उत्तर, पहले का 1848, दूसरे का हड़प नीति, तीसरे का 1849, चौथे का 1853।